अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी जूम पे बैठे हैं इस टाइम सुन रहे हैं, मुझे रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, लाइव बैठे हैं सामने, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ग्रेड 11 यूनिट 4 नॉलेज 4.2 का 5th लेक्चर है। और आज इस लेक्चर में देखेंगे कैसे वेपर प्रेशर इफेक्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट को, मतलब क्या रिलेशन है इसका। साथ ही साथ हम देखेंगे ऐसा क्या है वाटर के अंदर जिसकी वजह से इसकी हाई स्पेसिफिक हीट है, लो वेपर प्रेशर है एंड हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है और हाई बॉइलिंग पॉइंट है। रिमेंबर, इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि वाटर के अंदर एक खास तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि उसको यूनिक बनाती है बाकी केमिकल से। उसके अंदर उसका एनामलस बिहेवियर हमने डिस्कस किया। तो अगर साइज वाइज देखा जाए तो वाटर मॉलिक्यूल कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है और मोलर मास भी उसका 18 ग्राम पर मोल है, लेकिन कंपैरेटिवली अपने लीग के मॉलिक्यूल्स में जो वो प्रॉपर्टीज शो करता है वो काफी रिमार्केबल है। मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टीज शो करता है, ऐसे उसके अंदर थर्मोडायनामिक्स उसके पैरामीटर्स हैं जो कि कंपीट करते हैं हायर मोलर मास वाले मॉलिक्यूल्स के साथ। यानी कि कंपैरिजन में ऐसे देखते हैं ना कि कितने एक वाटर मॉलिक्यूल 18 ग्राम पर मोल, बाकी 18 ग्राम पर मोल वाले या 19 20 ग्राम इवन के 25 ग्राम 26 ग्राम पर मोल वाले जो केमिकल्स हैं इसके आसपास मोलर मास वाले, वो देखें तो इससे थर्मोडायनामिकली काफी नीचे हैं, यानी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स के लिहाज से काफी वीक है। ये उनमें एक मुमताज हैसियत रखता है और वजह उसकी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बेसिकली हमने यही क्लियर करना है अपने आप को कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर मौजूद है और उसकी वजह से हम कैसे सरवाइव करते हैं, हमारा रीजन कैसे सरवाइव करता है, ये सारी बातें हम डिटेल से देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी हम देख चुके थे, सरफेस टेंशन हम पढ़ चुके हैं, उससे हम कैपिलरी एक्शन देख चुके हैं, इवेपोरेशन देख चुके हैं, वेपर प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, और आज हमने एक्सटेंड करना है लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ विच इज बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं मूव करता हूं स्लाइड्स की तरफ। जी, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वेपर प्रेशर और डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या रिलेशन होता है और कैसे हम वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा था कि वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें अमाउंट ऑफ लिक्विड देखा था, सरफेस एरिया देखा था, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस देखा था। अब हम देखने वाले हैं कि टेम्परेचर का वेपर प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होता है। तो इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ एक डेटा शेयर किया था कि आप ये देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने पर वेपर प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ये चेंज यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म चेंज का मतलब फर्स्ट 10 डिग्री में जो वेपर प्रेशर का चेंज आया, लास्ट 10 डिग्री के अंदर वो चेंज काफी ज्यादा डिफरेंस है। फर्स्ट 10 डिग्री में जो चेंज आया वो जस्ट 5 टॉर का है ऑलमोस्ट, और लास्ट जो हम चेंज देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट 200 टॉर से भी ज्यादा है। इसका मतलब लास्ट जो रीजन है उसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मूवमेंट बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल अपने आप को लिक्विड से वेपर्स में चेंज कर रहे होंगे इस टाइम पे। ऑब्वियसली उनके वेपर्स यहां पर ज्यादा इफेक्ट होंगे, ज्यादा बाहर आएंगे वेपर्स, उनका प्रेशर भी ज्यादा होगा। शुरू में ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कम रही। इट्स जस्ट लाइक मोमेंटम, जैसे ही हम बहुत हैवी चीज को शुरू में उसको पुश करते हैं तो इतना ज्यादा मूव नहीं करती, लेकिन जब उसको एक दफा मोमेंटम मिल जाता है तो उसको पुश करना क्या होता है, आसान होता है। इसी तरह अगर आप इसके ग्राफ को एनालाइज करें तो ये चीज आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी कि वाटर के केस में आप देखें, ये जो मर्जेंटा कलर है ये वाटर को शो कर रहा है कि शुरू के दर्जों में आप देखें उसका ग्राफ इतना ज्यादा राइज नहीं किया, और आखिर में आप देखें अगर इसी प्रोग्रेशन से ग्राफ जाता तो शायद ऐसे जाता, लेकिन आखिर में देखें आखिर पे ग्राफ बहुत ज्यादा राइज किया है। और एट 100 डिग्री वाटर के वेपर्स का प्रेशर 760 टॉर हो जाता है। ये शो करता है कि आखिरी दर्जों में, आखिरी टाइम पर वाटर काफी ज्यादा अपने वेपर प्रेशर को स्पाइक करता है। बहरहाल हम इसको डिटेल से देखेंगे।
फर्दर, और बॉइलिंग पॉइंट का इसके साथ क्या ताल्लुक है वो भी देखेंगे। अच्छा, अभी फिलहाल मैं बात क्या करने लगा हूं, ये आपके सामने ग्राफ है। इस ग्राफ को देख के इसमें 4 तरह के केमिकल्स हैं। मैं चारों केमिकल्स को यहां मेंशन भी कर देता हूं। जिसमें केमिकल ए है जी, वो डाई एथाइल ईथर है, ये लिखा भी हुआ है। डाई एथाइल ईथर का फॉर्मूला आप सबको आता है, CH3CH2OH इज अ पोलर कंपाउंड जो कि सिंपल डाइपोल डाइपोल फोर्स रखता है और वीक फोर्सेस होती हैं। सेकेंड नंबर पे है एथेनॉल, जिसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, CH3CH2OH। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ड्यू टू OH ग्रुप, लेकिन वाटर की तरह एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, आप सब जानते हैं ये। वाटर की बात करूं, कंपैरेटिवली काफी छोटा मॉलिक्यूल है, दो तरफ हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहां पर, आप सबको पता है। इथिलीन ग्लाइकोल की बात करूं तो इथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला होता है CH2CH2 एंड OH। एक तो इसमें 2 OH ग्रुप हैं और साथ ही साथ इसका मोलर मास भी काफी ज्यादा है। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये जानते हैं, जिस मॉलिक्यूल का मोलर मास ज्यादा हो जाता है वैसे ही वो मास जब हैवी हो जाता है तो मॉलिक्यूल के लिए मूव करना भी मुश्किल होता है। और हायर मोलर मास के मॉलिक्यूल्स की सॉलिडिटी यानी सॉलिडिफिकेशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हर लिहाज से वो ज्यादा होता है। तो लीग अगर नेक टू नेक कंपैरिजन करूं तो इन वाटर के मोलर मास में और इथाइलिन ग्लाइकोल के मोलर मास में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन फिर भी वाटर अपनी लीग के मॉलिक्यूल्स में, यानी ऐसे मॉलिक्यूल मैं बार बार बता रहा हूं जिनका मोलर मास पानी के मोलर मास के करीब करीब है, उनमें डोमिनेट करता है। अपनी अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स हैं उनमें ये टॉप करता है ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगर मैं वाटर इथाइल अल्कोहल की भी बात करूं तो इथाइल अल्कोहल का मोलर मास वाटर से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वाटर इथाइल अल्कोहल से भी हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। अच्छा, अब हमें देखना क्या है, इन चारों ग्राफ्स को देख के प्रिडिक्ट करना है कि किसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है और किसकी वीक है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर मैं इन चारों कर्व को कंपेयर करूंगा। लेट्स से 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे एक फिक्स टेम्परेचर पे मैं ये रिसर्च कर रहा हूं और 0 डिग्री पे मैं देखूंगा किसके वेपर्स ज्यादा हैं, किसके वेपर्स का प्रेशर ज्यादा है। तो ऑब्वियसली मुझे डाई इथाइल ईथर नजर आ रहा है। तो याद रखिए, एक फिक्स टेम्परेचर पे वेपर्स के ज्यादा होने का मतलब है एक खास लिक्विड के कि उसके मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फोर्सेस वीक हैं, कोहेसिव फोर्सेस वीक हैं। वीक कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से उसके वेपर्स ज्यादा हैं। तो मैं यहां लिखूंगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और वेपर प्रेशर में इनवर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम, वेपर प्रेशर ज्यादा। याद रखिए, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो मैं पहले भी बता चुका हूं कोहेसिव फोर्सेस असल में ज्यादा होंगी, स्ट्रांग होंगी। और कोहेसिव फोर्सेस के स्ट्रांग होने का सीधा सीधा मतलब क्या है? कोहेसिव फोर्सेस के स्ट्रांग होने का सीधा सीधा मतलब है कि सरफेस एरिया भी ज्यादा है, और सॉरी सरफेस एरिया कम है, सरफेस टेंशन ज्यादा है। ठीक है, और सरफेस टेंशन ज्यादा होने से सरफेस एरिया कम हो जाता है। हाँ, सरफेस टेंशन ज्यादा होने से विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है। ये सारी बातें इंटर रिलेटेड हैं और आपको बार बार बताता भी रहता हूं। अच्छा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के लिहाज से नंबर 1 इथाइलिन ग्लाइकोल को मिलेगा, नंबर 2 वाटर को मिलेगा, नंबर 3 इथाइलिन ग्लाइकोल को इथाइल अल्कोहल को मिलेगा, और नंबर 4 मिलेगा डाइइथाइल ईथर को। इसी तरह एक और मैं ग्राफ आपके साथ शेयर करता हूं और आपने मुझे बताना है कि ये 4 ग्राफ हैं वही ऑलमोस्ट वैसे ही ग्राफ हैं। इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल की जगह प्रोपेन 1,3 डाइऑल लिखा है, CH2CH2OH एंड OH। मतलब ये इथाइलिन ग्लाइकोल से भी थोड़ा सा हेवियर मोलर मास का कंपाउंड है। तो ऑब्वियसली ये तो 4 डाइइथाइल ईथर है, रेड कलर वाला, जो मर्जेंटा कलर वाला है वो हमारे पास वाटर को शो करता है, और एसिटिक एसिड रेड कलर को शो लाइन जो है, और हमारे पास जो प्रोपेन है, प्रोपेन 1,3 डायोल जिसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये डार्क ग्रीन कलर शो करते हैं। एसिटिक एसिड का फार्मूला भी आप जानते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, प्लस इसका मोलर मास भी पानी से काफी ज्यादा है, इस लिहाज से ये वाटर की लीक से बाहर है।
अगर मैं इसका मुकाबला वाटर से करूं ना तो मैं यही कहूंगा ना, वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो तो मोलर मास की वजह से जीत गया वाटर से, अदरवाइज तो नहीं जीत सकता था। तो देखा जाए तो इसमें नंबर 1 कौन है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स के हवाले से? अगेन इस पॉइंट पे आप देख लो, इन चारों लाइनों को कंपेयर कर लो, जो सबसे ऊपर है वो सबसे वीक है, जो सबसे नीचे है वो सबसे स्ट्रांग है। तो नंबर 1 प्रोपेन 1,3 डाइऑल, नंबर 2 एसिटिक एसिड, नंबर 3 डाइइथाइल ईथर, नंबर 3 वाटर, और नंबर 3 डाइइथाइल ईथर। अब ये चीज मैं एक सिमुलेशन के साथ भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप इसको समझ लें। गूगल जरा, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने इसको फुल स्क्रीन करना, आपके सामने ये दो डिफरेंट लिक्विड हैं, वाटर है और एथेनॉल है। दोनों का 20-20 डिग्री टेम्परेचर है और मैं ऊपर ग्राफ शो कर रहा हूं जिसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे कि इनका टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली। उसमें आप ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट जब आप इनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपके इनके इनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से अंदाजा हो जाएगा कि किसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और किसका कम हो रहा है। तो देखें, अगर आप देखें दोनों के ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो आप देख रहे हैं कि यहां पर आपने यहां तक ऑब्जर्व किया है कि सेम टाइम के अंदर एथनॉल 72 डिग्री पे पहुंच गया है और वाटर जस्ट 49 डिग्री पे पहुंचा है। इससे यह भी पता चलता है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट मैंने वाटर को भी दी और एथनॉल को भी दी। एथनॉल का टेम्परेचर बढ़ गया और वाटर का नहीं बढ़ा। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह समझने के लिए आपको एक और सिमुलेशन देखनी पड़ेगी, फिर आपको समझ आएगा। लेट्स से ये स्पेसिफिक हीट के ऊपर एक सिमुलेशन है, ये आपका वाटर है हाई स्पेसिफिक हीट, उसके अंदर भी ये चीज यूज होगी। लेट्स से मेरे पास दो डिफरेंट तरह के पिक्चर्स, इसको फुल स्क्रीन कर दें जरा। स्टूडेंट्स जो क्लास में बैठे हैं वो जरा फोकस करें, मुझे बताइए क्या लगता है आपको इन दोनों में से मजबूत कौन है? किसका इंटरनल स्ट्रक्चर मजबूत है? जी, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मजबूत लग रहा है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मजबूत लग रहा है? इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मजबूत लग रहा है, उसका कम लग रहा है। अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं इनको दोनों को गर्म करता हूं। ऑब्वियसली दोनों को गर्म करने पे काइनेटिक एनर्जी दोनों की बढ़ेगी, दोनों ही हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि टेम्परेचर बढ़ने पे किस में वाइब्रेशन ज्यादा हो रही है? एक में वाइब्रेशन ज्यादा हो रही है, जरा मुझे स्क्रीन पे लेके आए, इसमें वाइब्रेशन ज्यादा हो रही है, इसमें वाइब्रेशन कम हो रही है। इसका मतलब वाइब्रेशन के ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की वीकनेस को शो कर रहा है। और वाइब्रेशन, अच्छा ये वाइब्रेशन बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है और आप सब जानते हैं जितनी ज्यादा चीज वाइब्रेट करेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो दोनों को मैं एक ही लैंप से हीट कर रहा हूं, लेकिन एक ज्यादा गर्म हो रहा है, एक कम गर्म हो रहा है और एक ज्यादा, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो स्पेसिफिक हीट क्या होता है? हीट को एब्सॉर्ब करना और टेम्परेचर को बढ़ाना। इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो लो है, मतलब थोड़ी सी हीट को एब्सॉर्ब करके ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है। इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, लार्ज स्पेसिफिक हीट। मतलब ये जैसे आप लोग मान मुझे बताएं, पत्थर पड़ा है और पानी पड़ा है, दोनों धूप में रख के आए हो आप। अब आधे घंटे बाद आपने पानी में भी हाथ डालना और पत्थर पे भी हाथ रखना है, कौन ज्यादा गर्म होगा? पत्थर। पानी कम गर्म है। इसका मतलब क्या है कि पत्थर ने हीट को जज़ब किया और अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा ली। उसी जगह पड़ा हुआ पानी भी हीट को जज़ब कर रहा है पर अपनी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा रहा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर किसका स्ट्रांग होगा? वाटर का। उस केस में समझ आ गया? तो वाटर हैव हाई स्पेसिफिक हीट एज कंपेयर टू स्टोन। समझ गए मेरी बात को? इसलिए अल्लाह ने अर्थ को 75% वाटर से बनाया है, क्योंकि अगर ये सारी जमीन रेत की होती या सारी जमीन पहाड़ों की होती, पत्थरों की होती, तो सूरज की तपिश को किसने जज़ब करना था? पत्थरों ने। और जमीन इतनी गर्म हो जाती कि यहां पे रहना पॉसिबल ही नहीं होता। आगे कल कैसे लो हमारा यही है, पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क
उस सारी हीट को जज़ब करता है और नेटवर्क में काइनेटिक एनर्जी भी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, जिससे पानी गर्म भी नहीं ज्यादा होता। बताने का मकसद यह है कि यह पता होना चाहिए कि टेम्परेचर एक ही टाइम पर, ये जो मैं आपको सिमुलेशन दिखा रहा था, इसको मजीद थोड़ा चलाते हैं, देखिए सेम टाइम पे वो 60 डिग्री पे पहुंच गया, वो 40 पे है। फुल स्क्रीन कर दें, सेम हीट दे रहा हूं दोनों को, एक का स्ट्रक्चर ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, एक का कम। जिसका कम वाइब्रेट कर रहा है उसका टेम्परेचर भी कम है, और जिसका स्ट्रक्चर ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। जिसका ज्यादा वाइब्रेट करेगा उसकी स्मॉल स्पेसिफिक हीट है, जिसका कम करेगा वो उसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, लार्ज हीट एब्जॉर्ब कर ली, बट टेम्परेचर को इतना जल्दी ना बढ़ाया, ठीक है। बाय द वे, स्पेसिफिक हीट को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन मजीद करूं, इसके ऊपर अगर मैं लिखना चाहूं तो जी इसको ज़रा कर दें यहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, स्पेसिफिक हीट क्या होता है मैं आपको ज़रा समझा दूं। मेरे पास, ठीक है, मेरे पास लेट्स से एक ये ड्रॉप है वाटर का, और ये वाटर ड्रॉप है 1 ग्राम। अब इस 1 ग्राम ड्रॉप को, इसका 20 डिग्री टेम्परेचर है, अगर इसको 21 डिग्री पे जाना है तो ये कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा 20 डिग्री से 21 पे जाने के लिए? वो जितने किलो जाउल भी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो इस वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा एनर्जी भी एब्जॉर्ब करेगा, फिर जाके टेम्परेचर 20 से 21 होगा, क्योंकि इसके नेटवर्क में स्ट्रेंथ है। तो ये शो करता है हाई स्पेसिफिक हीट को। और इन द मीन वाइल ऑपोजिटली ऐसा लिक्विड जो 20 डिग्री से 21 डिग्री पे थोड़ी सी एनर्जी लेके चेंज हो जाएगा, उसका मतलब उसकी हीट कैपेसिटी, हीट को एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है वो स्मॉल है, स्मॉल हीट कैपेसिटी। याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ता है जिसकी टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी उसका टेम्परेचर जल्दी राइज करेगा, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर, यानी जिसकी कम होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसका टेम्परेचर जल्दी राइज करेगा, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर देर से राइज करेगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर कम होगा। अब वापस आ जाएगा उसमें, ये क्रॉस, ठीक है। अच्छा जी, अब इस पे बात हो गई। मैं असल में चाह रहा था ये सिमुलेशन आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये देखिए, तो एक ही टेम्परेचर नीचे मैंने प्लेट रखी हुई है, उसी टेम्परेचर पे एक चीज ज्यादा गर्म हो रही है और एक चीज कम। ये चीज ज्यादा गर्म हो रही है, ये शो करता है इसके अंदर वीक स्ट्रक्चर है, और ये चीज कम गर्म हो रही है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रांग है। जाहिर सी बात है जिसका स्ट्रक्चर वीक होगा उसके वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे और इसके वेपर्स कम बनेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे, इसको पूरा देख लें जरा। ये देखिए, ठीक है, ये देखें, ये अब ये बॉयल, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ये मुझे कैसे पता चला बॉइलिंग पॉइंट आ गया है? आप सब जानते हैं, ये देखें, अब ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट होना शुरू हो गए यहां से। एट बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कि जब लिक्विड गैस में चेंज होता है एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो तब टेम्परेचर नहीं बढ़ता, जहां टेम्परेचर फिक्स हो जाता है वो बॉइलिंग पॉइंट है। ये 10th में भी आपने पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में आप इसका ग्राफ, ये देखिए, ये सीधा हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 78 डिग्री पे इसका बॉइलिंग, पानी का 100 पे होगा। देखें, ये पानी के केस में देखें 100 डिग्री पे आ गया। अब देखें ये लाइन ऊपर नहीं जा रही सीधा, क्योंकि अब जो हीट मैं दे रहा हूं ना इसको, वो पानी के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा रही, जस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक कर रही है, और वो जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो डायरेक्टली लिक्विड से किसमें चेंज हो रहे हैं, गैस में चेंज हो रहे हैं। ये बात मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपको ये तो समझ आ गया वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। अब हम अगली चीज पढ़ने वाले हैं, बॉइलिंग पॉइंट, जिसका इसके साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड वेपर्स equals the surrounding external pressure, allowing the liquid to transition into gas phase. This temperature varies with external pressure. Lower external pressure result in lower boiling point. क्या मतलब है जी इसका? इस बात को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं।
ये स्टूडेंट्स इसी चीज को दोबारा देखें जरा, ये गूगल को, उसको इसमें ये आपने अब जरा गौर करना है, ये वही चीज है जो हमने पिछले 3-4 दिन लगा के सीखी है। डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ को देखें और स्टेट को देखें, स्टेट और ग्राफ दोनों को देखना आपने। अभी पानी सॉलिड है, आप देखें जैसे जैसे मैं टेम्परेचर दे रहा था तो ये ग्राफ राइज कर गया, मतलब कि सॉलिड रहते हुए जितना टेम्परेचर बढ़ाया उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ गया, हीट मैंने प्रोवाइड की इसको, तो देखें वो ग्राफ में टेम्परेचर राइज कर गया। 0 डिग्री पे अब इस पे मेल्टिंग स्टार्ट होनी है, जब तक ये अब सारा मेल्ट नहीं होगा मजीद ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, ग्राफ फ्लैट इस तरह हो जाएगा। देखिए जरा, ठीक है, देखिए जब तक ये सारा मेल्ट नहीं हो जाता, ग्राफ की पोजीशन देखिए बिल्कुल फ्लैट है। जब ये सारा मेल्ट हो जाएगा, अब ये जो टाइम है जब तक ये ग्राफ इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचा है, यानी कि ये फ्लैट लाइन, दिस इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन इसी को कहते हैं। अब ये लिक्विड में चेंज हो गया, अब इसकी अगला लेवल जो है, इसका अगला जो स्टेज है वो है लिक्विड से गैस में चेंज होना। उसके लिए इसको प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है जी, मैं आपको जरा समझाता हूं। प्रॉब्लम इसको ये आ रहा है कि इसकी सरफेस के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, जो कि अब इस लिक्विड को फर्दर गैस में चेंज नहीं होने देगा। ये एक्सटर्नल प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कितना है 1 atm, जो कितना होता है 760 टॉर। अब अगर इस लिक्विड को इस गैस फेज में जाना है स्पॉन्टेनियसली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एक्सटर्नल प्रेशर को खत्म करना पड़ेगा। अब इस एक्सटर्नल प्रेशर को खत्म करने के 2 तरीके हैं। एक, या तो मैं इसको बंद कर दूं और यहां पे वैक्यूम पंप लगा दूं और सारे वेपर्स, यानी यहां से सारा जो एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको निकाल दूं, देन ये लिक्विड ऑटोमेटिकली लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको टेम्परेचर दूंगा, फोर्सेस ब्रेक करेगा वो, और ये चेंज हो जाएगा। दूसरा ये है, दूसरा तरीका ये है, अच्छा इसका रेजर कहां से आता है, हाँ जी ठीक है, ठीक है, रेजर की जरूरत नहीं है, बस ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि ये जो लिक्विड है, लिक्विड पहले तो मैं दोबारा बना लूं एक्सटर्नल प्रेशर जो कि 760 है। ये लिक्विड को मैं हीट करूं, इससे इसके अपने वेपर्स बने और उन वेपर्स का भी डेफिनेटली प्रेशर होगा कोई ना कोई, और वो जो प्रेशर है वो कैंसल करे इस प्रेशर को। अब ये तो अब आपको ग्राफ में मैंने आपको दिखाया, पानी के केस में ये भी आपने भी देखा ना स्लाइड के अंदर, ये देखें, ये तो आपने यहां देखा। पानी के केस में पानी को 100 डिग्री, 100 डिग्री पानी को मिल जाए तो पानी के वेपर प्रेशर कितना होता है 760। ये डाटा भी पीछे मैंने आपको दिखाया, ये डाटा भी पीछे मैंने आपको दिखाया। देखिए 100 डिग्री पे पानी के वेपर्स का प्रेशर कितना होता है 760। इसका मतलब यह होगा कि पानी जब 100 डिग्री पे आएगा, पानी जब 100 डिग्री पे आएगा, पानी जब 100 डिग्री पे आएगा तो 100 डिग्री पे पानी के वेपर्स का प्रेशर होगा 760 टॉर, और जो कि इतना ज्यादा प्रेशर है कि ये एक्सटर्नल प्रेशर को डेफिनेटली कैंसिल आउट कर देगा। जब एक्सटर्नल प्रेशर को कैंसिल आउट कर देगा तो 100 डिग्री के बाद जितनी भी मैं हीट करूंगा वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि मॉलिक्यूल्स पे मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करेगा और वो मॉलिक्यूल आजाद होकर डायरेक्ट किस में जाएंगे, गैस में जाएंगे। ठीक है, अब आपने ये नोटिस करना है, ये देखें, ये देखें, अब ये नोटिस करना है आपने। ये मैं इसको रन कर रहा हूं, इसको फुल स्क्रीन कर दें जरा, ये ग्राफ को देखें, ग्राफ राइज कर रहा है। मतलब इसका क्या है कि अभी ये पानी 20 डिग्री पे है, लिक्विड में है,
हाँ, इसके चंद मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो सकते हैं, वेपर्स में जा सकते हैं, वेपर प्रेशर अपना डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अभी बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया। इसलिए पानी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा अभी और पानी की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। और ग्राफ पे जरा नजर रखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, पानी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है क्योंकि पानी की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक है, इस तरह से पानी की काइनेटिक, देखिए कुछ पानी वेपर्स में भी जा रहे हैं, अपना वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल। लेकिन जैसे ही ग्राफ 100 पे पहुंचेगा, ये देखिए, तो वहां जाकर ये रुक गया। यहां तक पानी के वेपर 760 हो चुके हैं, पानी ने अपने ऊपर लगने वाले दबाव को खत्म कर दिया। मजीद पानी अपनी काइनेटिक एनर्जी यहां पर नहीं बढ़ाएगा, मजीद पानी का टेम्परेचर यहां नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यह पानी का बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, वो टेम्परेचर आ गया है जहां पानी के वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया है। यहां अगर मैं इसको मजीद हीट करता हूं ना, तो वो हीट पानी में जाएगी, मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस को ब्रेक करेगी और मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में चेंज होंगे। ये देखें, देखिए पानी कम हो रहा है, इस टाइम पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। आप ग्राफ में भी देखें, टेम्परेचर फ्लैट हो गया। अब इस 1 मोल पानी को जो कि मैंने इस बर्तन में लिया, फर्ज करें ये मुकम्मल तौर पे गैस में चेंज कर दिया इसने। जब ये सारा गैस में चेंज हो गया, अब टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि अब ये पानी की स्टीम का टेम्परेचर है। देखिए ग्राफ फिर ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक जो एनर्जी बढ़ी है वो है डेल्टा एच वी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, और वो भी पानी की बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आई होप कि ये समझ आ गया। अब आखिर पे लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले हम कुछ मजीद टेक्निकल चीजें समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सवाल है कि पानी जब बॉयल होता है तो उसके अंदर बबल्स क्यों बनते हैं? वेरी इजी, क्योंकि पानी के वेपर्स का प्रेशर कितना हो चुका है 760, और साइडों पे जो पानी है जो लिक्विड में है उसका वेपर प्रेशर तो कम है। तो ज्यादा प्रेशर की वजह से जब जाहिर सी बात है 760 प्रेशर है तो वो तो फैलेगा, तो वो गैस जो कि 760 अपना मतलब अपने पानी के मॉलिक्यूल्स का डेफिनेटली उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, उसका प्रेशर वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वो बबल की सूरत इख्तियार कर लेगा और बबल्स फिर इस तरह से ब्रस्ट करेंगे। वो ग्रुप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो 760 वेपर्स उनका हो चुका है, वो अब एक्सटर्नल वो एग्जिट करेंगे, लिक्विड से गैस में जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, एट बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट। जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, जब तक सारा लिक्विड गैस में ना चेंज हो जाए तब तक पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो लास्ट में लिखा हुआ है, हायर एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड मोर हीट ऑफ वेपर प्रेशर। ये स्टूडेंट्स जरा गौर करें, ये देखें, ये वही चीज है, पानी के वेपर्स क्योंकि अब इनका वेपर प्रेशर ज्यादा हो चुका है तो वो बबल्स की सूरत में बाहर आ रहे हैं। इस केस में आप एटमॉस्फेरिक में प्रेशर देखें तो 1 atm है, और ये देखें साइड पे आपको ये बबल नजर भी आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए वाटर वेपर्स के बबल्स, क्योंकि बबल्स में जो वाटर वेपर्स हैं उनका प्रेशर ज्यादा है, लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है, इसलिए ये बबल्स एग्जिट कर रहे हैं। ये बता रहा है कि 100 डिग्री पर 1 atm प्रेशर हो चुका है और पानी बॉयल होना शुरू हो गया। चलें अब बॉइलिंग पॉइंट जरा गौर करें। ये स्टूडेंट्स इस चीज को मैं समझाना चाहता हूं, ये सी लेवल है, सी लेवल पे पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है, लेकिन जैसे थोड़ा आप सी लेवल से ऊपर जाते हैं, ऑलमोस्ट 300 मीटर, इसको फुल स्क्रीन करें भाई, इधर देखें जरा, 300 मीटर जाते हैं तो 89 डिग्री पे पानी बॉयल होता है, 800 मीटर पे जाते हैं तो 74 डिग्री पे पानी बॉयल होता है, आप 10,000 मीटर पे जाते हैं तो 70 डिग्री पे पानी बॉयल होता है। इसकी क्या वजह है? ये स्टूडेंट्स इसकी वजह भी समझ लें आप। इसकी वजह यह है कि एट सी लेवल पानी की सतह पे जो प्रेशर लग रहा था वो 760 था, तो पानी को अपने वेपर्स का प्रेशर भी कितना करना था 760, जो कि कितने डिग्री पे होता है 100 डिग्री पे। जैसे सी लेवल से ऊपर जाओगे तो एल्टीट्यूड्स पे जाने पर वेपर्स के प्रेशर में कमी आती है, यानी कि इस हाइट पर पानी की सतह पर जो वेपर्स का प्रेशर था वो कम था।
उसकी वजह से पानी ने वो कम वेपर, पानी की सतह पर जो एक्सटर्नल प्रेशर था, सॉरी पानी की सतह पे, सॉरी मैं इसको उस तरह बोलना था, पानी की सतह पे जो एक्सटर्नल प्रेशर था वो कम था। पानी को ये टारगेट अचीव करना था तो उसने जस्ट 89 डिग्री पे अचीव कर लिया। मजीद आप हाइट पे जाते हैं तो जितना हाइट पे जाएंगे, अब 74 डिग्री का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू डेटा जो कि मैंने आपको दिया वाटर का, ये देखिए, ये देखिए, ये डेटा मैंने दिया आपको 75 डिग्री 289 टॉर। इसका मतलब ये 75 डिग्री, ये जो हाइट है, इस पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है एयर का वो 280-290 टॉर के करीब होगा। पानी को भी अपने वेपर्स का प्रेशर 290 ही करना है, जो कि वो 74 पे कर लेगा। अगर मैं इस हाइट की बात करूं जहां पे ये प्लेन है, तो ये 70.6 डिग्री पे, तो मतलब अगर मजीद डेटा देखें तो तकरीबन 70 डिग्री 233, यानी कि 233 टॉर, 233 टॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इतनी हाइट पे। तो पानी को जस्ट क्या करना है, 70 डिग्री पर पानी के भी वेपर्स का प्रेशर 233 टॉर हो जाएगा, तो पानी 70.6 पे ही बॉयल हो जाएगा। यहां से समझ के आया, जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसको मैं समझाना चाहता हूं जरा मजीद, इसको जरा स्क्रीन फुल कर। ये स्टूडेंट्स, मैं अपने सर पे 50 किलो का वजन उठा के भागता हूं और मैं अपने सर पे 100 किलो का वजन उठा के भागता हूं, कब तेज भागूंगा? तो इसका मतलब जितना मेरे सर पे वजन कम है उतनी मेरी भागदौड़ ज्यादा है, जितना सर पे वजन ज्यादा है उतनी भागदौड़ कम है। तो जब सरफेस पे, पानी की सरफेस पे एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, पानी भाग नहीं सकता। उसको भगाना है तो इसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। अगर पानी की सर पे एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो वो जल्दी भागेगा, जल्दी बॉयल होगा। यही कंसेप्ट हम प्रेशर कुकर में लगाते हैं। और देखिए ये स्टूडेंट्स, प्रेशर कुकर में किस तरह काम आता है, ये देखें, ये देखें, वेपर प्रेशर देखें 1.5, यानी कि आमतौर पे पानी की सतह पे जो प्रेशर लग रहा होता है, हाँ जी लेवल, आमतौर पे पानी की सतह पे जो प्रेशर लग रहा होता है वो 760 होता है, और उस टाइम पे पानी 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। लेकिन यहां पर पानी के वेपर्स इकट्ठे हो रहे हैं, यहां पर एग्जिट नहीं कर रहे, उल्टा पानी के वेपर्स पानी की सतह पे दबाव लगा रहे हैं। प्रेशर कुकर का मतलब यही है कि सतह पे मजीद प्रेशर डालो। जब सतह पे मजीद प्रेशर डलेगा, और प्रेशर नॉर्मली 1 एटीएम बराबर होता है 760 टॉर, और वो बढ़कर 1.5 एटीएम पे आ जाएगा। ऑब्वियसली पानी की सतह पे वही 100 किलो वजन डालने वाली बात है। अब पानी को भी क्या करना है, 100 किलो वजन को लेके बॉयल होना है, तो पानी को भी अपनी मजीद काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है, टेम्परेचर भी बढ़ाना है। सो पानी भी 100 डिग्री से 125 पे आ गया। 125 डिग्री पे पानी है, इसमें गोश्त पकाओ जल्दी पकेगा क्योंकि इसके अंदर हीट ज्यादा है। ये एग्जॉस्ट लगा होता है ताकि ये हीट, ये जो वेपर्स हैं वो बाहर भी निकल सके। अगर अंदर ही सारे जमा होते जाए तो ये फट जाएगा। स्टूडेंट्स, लास्ट पे डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये सारी डिटेल्स देने का मतलब है कंसेप्चुअली आप में कोई प्रॉब्लम ना रहे। देखें, बॉइलिंग पॉइंट के हर एस्पेक्ट को मैंने डिस्कस कर लिया। लास्ट पे मैंने डिफरेंट तरह के माउंटेन्स यहाँ लिखे हैं, उनकी हाइट्स लिखी हैं, मैंने यहाँ पर एलिवेशंस लिखी हैं, उन पे कितना प्रेशर होता है वो लिखा है। जहां 1 एटीएम प्रेशर होता है 760 टॉर, वहां पानी 100 पे बॉयल होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट पे जाओ पानी 78 पे बॉयल होगा। तो डिफरेंट मैंने ये प्लेसेस लिखी हैं और डिफरेंट हाइट्स इनकी हैं। एक बात तो तय है, जितना एल्टीट्यूड ज्यादा होगा एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स क्लियर है आपको। कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं आप। क्लियर है जी? ओके जी, थैंक यू।